गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। आज हम लोग डीसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि डीसी सर्किट में कई सारे रूल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, कई सारे नियम पढ़ाए जाते हैं। जैसे हमारा किरचॉफ करंट लॉ हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये कई सारे थ्योरम्स हमें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट में हमें अगर कुछ ना भी आए तो हमें केसीएल और केवीएल तो आना ही चाहिए, क्योंकि केसीएल केवीएल आएगा तो एग्जाम में तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कोई रिटन पेपर तो होता नहीं है कि आपको सॉल्व करके दिखाना है कि हाँ हमने थेवेनिन के रूल से ही सॉल्व किया। वो आपसे कुछ भी पूछे, बट आपको केसीएल केवीएल अगर परफेक्ट तरीके से आता है तो आप उसको लगा करके किसी भी सर्किट का क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पहले थोड़े छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ओम्स लॉ और पावर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केसीएल और केवीएल पे भी आएंगे, ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने केसीएल और केवीएल, नॉर्टन्स थ्योरम, जितनी भी थ्योरम्स होती हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है, कई सारे एग्जाम्पल भी करवाए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। एक बार आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिपथ की वोल्टता 20 वोल्ट है तथा प्रतिरोध 2 ओम हो तो धारा का मान बताइए। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि परिपथ की वोल्टता, यदि परिपथ की वोल्टता, यदि परिपथ की वोल्टता एक सेकेंड, यदि परिपथ की वोल्टता 20 ओम है तथा प्रतिरोध 2 ओम है, 2 ओम है, तो परिपथ में बहने वाली, तो परिपथ में बहने वाली, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आता है आपके सामने तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 20 ओम वोल्टेज दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सॉरी, ये क्या है, वोल्ट है हमारा। तो 20 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है और 2 ओम हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे? धारा का मान पूछ रहा है, मतलब कि करंट की वैल्यू पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो सिंपल सा ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज टू आई इंटू में आर। अब देखिए हमें V इज टू आई आर, तो फॉर्मूला किसका हो गया? ओम्स लॉ, ये वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। बट आपको निकालना क्या, आपसे पूछा क्या है? यहाँ पे करंट की वैल्यू पूछा है। तो अगर हमें आई निकालना है, मतलब कि आई इज टू V अपॉन में आर लिख सकते हैं, फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V अपॉन में R लिख सकते हैं। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 20, और R की वैल्यू कितनी है? 2। ये करता है यहाँ पे कितना आ गया? 10 एम्पियर आंसर आ गया। ये देखिए ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप ओम्स लॉ जानते हैं तो आप तुरंत कर लेंगे। ये आपका 2015 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दिया हुआ है कि जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है, जब एक विद्युत हीटर को, जब एक विद्युत हीटर को
230 वोल्ट की मेन सप्लाई से 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है जब 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। तो वह 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। ठीक है, विद्युत धारा लेता है। तो आपको निकालना क्या है, विद्युत धारा लेता है, उसके तत्व का प्रतिरोध कितना होगा, उसके तत्व का प्रतिरोध, उसके तत्व का प्रतिरोध कितना होगा तथा हीटर की शक्ति बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 230 वोल्ट वोल्टेज दी हुई है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 कर दो कितना हो जाएगा 230 वोल्ट, और करंट कितना दिया हुआ है 7.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I = 7.5 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है, उसके बाद आपसे शक्ति पूछा है, मतलब कि पावर पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू आपको पता करना है और पी की वैल्यू यानी कि पावर की वैल्यू पता करना है। तो देखिए अगर हम लोग आर निकालेंगे, मतलब कि V = क्या होता है, I × R होता है, तो R = क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है, तो R = क्या लिख सकते हैं, V/I। ठीक है, अब देखिए V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 230 वोल्ट, 230, और करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर। सही है। अब देखिए बात ये थी कि आपको पता था कि यहाँ पे तो ओम्स, अगर मान लीजिए पहले आपसे पावर निकालने को कह देता तो हम पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P = क्या लिखते हैं, या तो I2R लिखे, वरना P = V × I भी लिख सकते हैं, P = V²/R भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें पहले पावर निकालने को कहता तो हम इस फॉर्मूले से तो निकाल लेते हैं, क्योंकि V × I तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे निकल जाएगा। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती तो हम इस फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं, यानी P = V²/R रख के भी निकाल सकते हैं। तो कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए R = 230/7.5 एम्पियर, ये पॉइंट करता है, यहाँ पे 0 भरा, ये आया, सही है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको किस में रख लीजिए, पॉइंट में रख लीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, 45 और 1 बचा, मतलब कि 0 बढ़ाएंगे तो 90, इतना आएगा, लगभग इतने में आ जाएगा हमारा आंसर। सही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.06। इसके बाद देखिए अब अगर हम पावर निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम लोग, P = किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास V की वैल्यू भी पता है और R की वैल्यू भी पता है, I भी पता है, R भी पता है, लेकिन ये वाले में हम लोग रख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो P = V × I रखेंगे, तो P = V की वैल्यू कितनी है 230 और I की वैल्यू कितनी है 7.5, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, P = 230 × 75/100,
10 पॉइंट हटाया और नीचे 0 बढ़ा दिए। अब देखिए 0 से 0 कटा और ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 75 में 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1725 कितना है, 1725 वॉट। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सही है। तो आप देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। क्वेश्चन है यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में 20 ओम के प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। विभवांतर मतलब क्या, विभवांतर मतलब वोल्टेज तो होता है ना, वोल्टेज कीजिए। ठीक है, विभवांतर मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ही तो हुआ। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 20 ओम और I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5 ओम। सही है। हमें निकालना क्या है, V की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि V इक्वल टू होता है I इंटू में R। तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I यानी कि 2.5 इंटू 20। तो V इज इक्वल टू 25 अपॉन में 10 इंटू 20। 0 से 0 कटा और ये कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है। तो ये तो आपको पता ही है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, वॉट सेकेंड। क्योंकि वॉट सेकेंड यानी जिसमें टाइम जुड़ जाए वो ऊर्जा की यूनिट हो जाएगी, और जो सिर्फ वॉट है वो शक्ति की यूनिट होगी, मतलब कि पावर की यूनिट हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग हमेशा देखते हैं कौन सा फ्लक्स की
इसके लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है, कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है ऑप्शन नौसादर मतलब समझते ही होंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास एक सेकेंड, हाँ, जिंक क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद ऑप्शन है रेजिन, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है रेजिन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है H2O मतलब कि हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में, सोल्डरिंग आप लोग करते हैं, एक गन होती है, एक फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को हम लोग उठाते हैं उसी से, और जहाँ पे हमें शोल्डर करना होता है वहीं पे हम उसको लगा करके शोल्डर कर देते हैं। ये तो आप अपने लैब में किए होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, रेजिन। क्या प्रयोग करते हैं, रेजिन। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, रेजिन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन के सोल्डर में किस अनुपात में टिन और शीशा का उपयोग होता है। टिन और शीशा, आपको पता ही है कि जो रेजिन होता है वो टिन और शीशा से मिलकर बना होता है, तो किस अनुपात में उपयोग होता है, या आपको देखना है कि किस अनुपात में उपयोग होता है। ऑप्शन सुनिएगा, टिन 60%, शीशा 40%, टिन 50%, शीशा लिख देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है टिन 60%, शीशा 40%। ये तो पता ही होगा कि जो हम फ्लक्स के लिए रेजिन उपयोग करते हैं उसमें टिन और शीशा मिलकर के वो बना होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने परसेंटेज पे हम लोग इसको मिलाते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है टिन 50%, शीशा 50%, ऑप्शन सी दिया हुआ है टिन 90%, शीशा 10%, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टिन 70% और शीशा 30%। सही है, तो देखिए रेजिन में हम हमेशा किसका उपयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए फ्लक्स के रेजिन में किसका मिलकर बना होता है। तो फ्लक्स का रेजिन जो होता है वो टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। इसमें टिन जो होता है वो 60% होता है और शीशा जो है वो 40% होता है, मतलब कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि प्रति ओम मीटर सेंटीग्रेड प्रतिरोध में बदलाव को कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, प्रति ओम प्रति सेंटीग्रेड मतलब प्रति ओम प्रति सेंटीग्रेड, आ रही बात समझ में, प्रति ओम प्रति सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में बदलाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओम प्रति सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। प्रतिरोध जब ये बदलाव होता है तो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम। ऑप्शन सी दिया हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, बट जब हम उसे टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो किस में आता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, आर टी इज इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा नॉट टी, ये पढ़े हैं ना हम लोग। और उसके बाद अगर कंपेयर करना होता है तो RT1 अपॉन में RT2 इज इक्वल टू R0 अपॉन में R01, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 माइनस अल्फा नॉट 1T अपॉन में 1 माइनस अल्फा नॉट 2T। सही है, यही कंपेयर करते हैं, अगर हमें कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला निकालना होता है तो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड किस में चेंज होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में। किस में चेंज होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सही है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।